नमस्कार, मैं अंजलि सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं निरांजलि न्यूज। आज हमारा टॉपिक है नैक मूल्यांकन पे बात करेंगे। नैक मूल्यांकन उच्च शिक्षा में अनिवार्य कर दिया गया है। यूजीसी द्वारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो केवल उन्हीं संस्थाओं को मिलेगी जिसका नैक मूल्यांकन हुआ है। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज सिविल लाइन गोरखपुर यह एक ऐसी संस्था है जो तीसरे साइकिल का नैक मूल्यांकन पूर्ण कर चुकी है, जिसमें B++ ग्रेड भी प्राप्त किया है। 2.84 CGPA के साथ केवल 0.16 से A ग्रेड पाने में हमारे साथ मौजूद हैं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के कंप्यूटर साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर पवन पांडे सर। लगभग 6 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सर नैक मूल्यांकन के लिए एक्सपर्ट के रूप में सपोर्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए नैक मूल्यांकन में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। नैक एक प्रक्रिया है जिसमें हायर एजुकेशन के लिए स्पेशली यूजीसी द्वारा अब ये है कि अब जो इंस्टीट्यूशन नैक के थ्रू मूल्यांकन कराएंगे अपनी संस्थाओं का, उन्हीं संस्थाओं को यूजीसी द्वारा जो फंड सपोर्ट प्राप्त हो पाएगा। और ये स्पेशली केवल फंड सपोर्ट के लिए ही नहीं, इंस्टीट्यूशन अपने एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट के सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन के लिए, अपने संस्थाओं के इनोवेशन के लिए, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए संस्थाएं कार्य करें, इसको लेकर के भी यूजीसी ने नैक मूल्यांकन को एक तरह से अनिवार्य कर दिया है। अभी लास्ट ईयर ही हमारा संस्था जो है वो B++ ग्रेड प्राप्त की है और 2.84 CGPA के साथ, जैसे कि अभी आपने बताया अभी कि 0.16 से केवल हम A ग्रेड पाने से रह गए। क्राइटेरिया नंबर जो 5 है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, वहाँ थोड़े कम मार्क्स हमें मिल पाए। लेकिन अब जो हमारी तैयारी है संस्थाओं को लेकर के, क्योंकि मैं इस समय लगभग 6 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज को मिला करके नैक को लेकर सपोर्ट कर रहा हूं, तो मैंने एक एक क्राइटेरिया को बारीकी से देखा है और कहाँ किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, कैसे अपने ग्रेड को अपग्रेड कर सकते हैं, इस पर लेके मैंने कार्य किया है। 7 क्राइटेरिया हैं जिन पर आपका मूल्यांकन होता है, यानी संस्थाओं का मूल्यांकन होता है। क्राइटेरिया 1 है करिकुलर एस्पेक्ट्स, क्राइटेरिया 2 है आपका टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया 3 है रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन, क्राइटेरिया 4 है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज पर, क्राइटेरिया 5 है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन पर, क्राइटेरिया 6 है गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पर, और क्राइटेरिया 7 जो है वो इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस पर। मतलब कि यहाँ इंस्टीट्यूशन को केवल और केवल एकेडमिक पे ही नहीं, एकेडमिक के अलावा इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस पे भी काम करना होगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना होगा, लर्निंग रिसोर्सेज को भी बढ़ाना होगा, रिसर्च कंसल्टेंसी और एक्सटेंशन वर्क्स को भी बढ़ाना होगा। टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन में आप किस प्रकार से आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरैक्टिव टीचिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल टीचिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल कंटेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर भी काम करना होगा। आपको ग्रीन प्रैक्टिसेस पे भी काम करना होगा। साथ ही साथ आपको जो एनर्जी ऑडिट कराना होगा अपनी संस्थाओं का, आपको ग्रीन ऑडिट कराना होगा। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं और एक एक करके, क्योंकि अगर मैं एक एक क्राइटेरिया को डिस्कस करने लगूंगा तो बहुत टाइम टेकन होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से अगली बार जब मैं शुरू करूंगा तो मैं एक एक क्राइटेरिया पर, मैंने क्राइटेरिया 1 to 7 तक एक एक क्राइटेरिया को डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा मैं, और किस प्रकार से इंस्टीट्यूशन, वो चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे एफिलिएटेड कॉलेजेस हों, प्राइवेट कॉलेजेस हों, सभी के लिए किस प्रकार से वो प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सबके लिए अलग अलग मूल्यांकन है। क्राइटेरिया 7 तो है, लेकिन सबके लिए मार्किंग अलग अलग है। ओवरऑल 1000 मार्क्स पे इवैल्यूएशन होता है, लेकिन ये इवैल्यूएशन यूनिवर्सिटी में अलग है, अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग मार्किंग है, एफिलिएटेड कॉलेजेस में अलग है, यूजी पीजी कॉलेजेस के लिए अलग है। तो ये क्योंकि अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो ये ज्यादा होगा, लेकिन मैं सभी इंस्टीट्यूशन से ये कहना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया जितनी कठिन हो गई है, ग्रेड को अपग्रेड करना उतना ही आसान हो गया है। अब जनरली जैसे बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनको लेकर के अगर हम आज से ही काम करना शुरू कर दें तो हम अपने इंस्टीट्यूशन को बेहतर बना पाएंगे। इससे पहले अब तक मुझे लगता है कि लास्ट फेज तक अभी तक जो संस्थाएं नैक मूल्यांकन के लिए जा रही हैं तो वो 5 साल का अपना जो AQAR है वो एक साथ भेज रही हैं, यानी 5 साल का प्रिपेयर करके। लेकिन आने वाले समय में, जैसे अब हम अगली प्रक्रिया में जब जाएंगे नैक इवैल्यूएशन के लिए, 2026 में हमारा नैक मूल्यांकन होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हर साल एक QAR भेजेंगे। अपना जो एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट है
वो हर साल भेजेंगे, यानी 2021 22 का अलग भेजेंगे, फिर 22 23 का भेजेंगे, फिर 23 24 का भेजेंगे, 24 25 का, 25 26 का भेजेंगे, तब जाके हमारे 5 साल का मूल्यांकन होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि अब 5 साल बाद आपको जाना है, अब आपको हर साल बिल्कुल नैक इवैल्यूएशन की तरह काम करना है। ये मानते हुए काम करना है कि हर साल आपको नैक इवैल्यूएशन के लिए जाना है। और ऐसे में कुरिकुलम एस्पेक्ट से लेके इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस पर संस्थाएं बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं संस्थाओं की हैं और उसमें आपको स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन पे विशेषकर काम करना होगा। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन में, जैसे केवल जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है उसको लेकर के ही कार्य करते हैं, नहीं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अलावा इंस्टीट्यूशन लेवल पर क्या सपोर्ट दिया जाता है स्टूडेंट्स को, वो भी मायने रखता है, उस पर भी आपको मार्किंग है। इसके अलावा जो आप रिसर्च पे काम कर रहे हैं तो रिसर्च कितने ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पे आपके यहाँ कार्य हो रहा है, इसके बाद कितने नंबर ऑफ कंसल्टेंसी से आप जुड़ करके कार्य कर रहे हैं वो भी है। इसके बाद कितने नंबर ऑफ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी आप अपनी संस्था के साथ साथ दूसरी संस्थाओं के साथ जुड़ करके भी किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इस पर भी बड़ा मतलब वैल्यू देता है आपका नैक जो है। तो इन सभी पॉइंट्स पर आपको काम करना होगा और मैं श्योर हूं कि अगर संस्थाएं इन सभी क्राइटेरिया 7 के सभी पार्ट्स पर कार्य करेगा तो ये ग्रेड पाना बहुत आसान है। सर, आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी हाल में देखने को भी मिल रहा है कि बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं कि जो A ग्रेड पाई हुई हैं, अभी मूल्यांकन के बाद अपग्रेड होने के बजाय उनका ग्रेड डाउन हो रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है, क्या ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपका सवाल सही है। हुआ क्या है कि जो संस्थाएं, जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि अब तो आपको हर साल AQAR देना होगा, तो ये समस्या तब नहीं आएगी। लेकिन हो क्या रहा है, जो ऐसी संस्थाएं जो प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को, 5 साल में एक बार जा रही हैं, कुछ संस्थाओं को 7-7 साल हो जा रहा है, 8-8 साल हो जा रहा है नैक इवैल्यूएशन को लेकर के, तो वो जब मूल्यांकन के लिए जाती हैं तो बहुत सारे पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, बहुत सारे एक तरह से आपको कहूं कि सिलेबस चेंज हो गया है। तो वो तैयारी किसी और सिलेबस पे करते हैं और जब परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो वहां देख रहे हैं कि वो तो पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया। तो इंस्टीट्यूशन को इस पर सतर्क रहना होगा कि आप नैक मूल्यांकन के लिए जब जा रहे हैं तो आप पूरा SOP पढ़ें। SOP में सब कुछ लिखा हुआ है, यानी जो आपको कंटेंट अपलोड करना है, जो डाटा अपलोड करना है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं महत्वपूर्ण बात एक और बताना चाहूंगा कि अब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आप सपोर्ट देने जा रहे हैं, प्रूफ में देते हो कि ये मेरे पास है, इंस्टीट्यूशन कर रहा है, सबकी जियो टैग फोटो चाहिए। तो आप ये पहले से तय कर लीजिए कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के आप शो कर रहे हैं, आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर क्या प्रिपरेशन है, आपके पास लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर क्या प्रिपरेशन है, आपके पास वाटर टैंक को लेकर के क्या प्रिपरेशन है, आपके पास वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के क्या प्रिपरेशन है, ग्रीन प्रैक्टिसेस को लेकर के क्या प्रिपरेशन है, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए आपने कौन कौन सी व्यवस्थाएं दे रखी हैं, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी। इसी तरह से तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ICT क्लासेस कितनी हैं, नंबर ऑफ क्लासेस हैं, अब ये जितने भी आप राइटअप्स में आप लिखने वाले हैं, इन सबका जियो टैग फोटो आपको देना होगा। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन को लेके अगर आप बता रहे हैं कि आपके पास सोलर पैनल है तो उसका जियो टैग फोटो लगाना होगा। LED बल्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जियो टैग फोटो लगाने पड़ेंगे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के जितनी बातें आप करने जा रहे हैं वो सबकी जियो टैग फोटो चाहिए। इवन मैं जो संस्थाएं आगे भी इवैल्यूएशन के लिए जाना चाहती हैं, नैक इवैल्यूएशन के लिए, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप जो एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जो NSS के थ्रू, जो रोवर्स रेंजर्स के थ्रू, जो NCC के थ्रू कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके अलावा जो जितने भी सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जागरूकता के कार्यक्रम, सबकी जियो टैग फोटो खींचिए। क्योंकि जियो टैग फोटोग्राफ, अभी जैसे आप इवैल्यूएशन के लिए 2023 में 24 में जाएंगे और उसमें आपसे कहे आप जा रहे हैं नैक इवैल्यूएशन के लिए और वो कहेगा कि आपको 2021 का इस कार्यक्रम का जियो टैग फोटो चाहिए, कैसे देंगे आप? आपने तो खींचा, फोटोग्राफ आपके पास है, लेकिन जियो टैग फोटोग्राफ, जियो टैग क्या है? देखिए, जियो टैग फोटो का मतलब जनरली ये है कि आप जब फोटोग्राफ खींच रहे हैं तो आप लोकेशन ऑन रखिए और लोकेशन ऑन करके फोटोग्राफ लेंगे तो जनरली वो आपका टाइमिंग,
किस टाइम पे आपने फोटोग्राफ खींची, डेट में, और वो लोकेशन वाइज, यानी जहां से आप जैसे जनरली जैसे दिग्विजयनाथ कॉलेज पे अगर खींच रहे हैं, दिग्विजयनाथ कॉलेज के इस सभागार में बैठे हैं और यहाँ हमने अपना जो जीपीएस ऑन करके और जो पिक्स लेंगे हम लोग, तो वो क्या होगा, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे, क्योंकि ये लोकेशन को डिफाइन करेगा कि हम किस लोकेशन पे बैठ के कॉलेज के ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और ये जस्टिफाई करेगा कि ये जो कार्यक्रम हुआ है ये हमारा फेक नहीं है, ओरिजिनल एग्जिस्टिंग कार्यक्रम है। तो इसी प्रकार से मैं इंस्टीट्यूशन को ये बताना चाहूंगा कि आप अब से जितने भी कार्यक्रम करा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में, सारे कार्यक्रमों का जियो टैग फोटोग्राफ करिए। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है सबकी जियो टैग फोटो खींच करके हर साल की रखते जाइए आप कलेक्ट करके, क्योंकि आने वाले समय में जब आप नैक मूल्यांकन के लिए जाएंगे तो हर साल का जियो टैग फोटोग्राफ मांगेगा, और उस समय जब आप नहीं दे पाएंगे तो आपका ग्रेड डाउन ग्रेड होगा। और यही कारण रहा है जितने इंस्टीट्यूशंस जो ए ग्रेड पे थे वो B++ पे आ गए, बी पर आ गए, B+ पे आ गए, कई सारे बी ग्रेड की संस्थाएं सी पर चली गई, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट SSR सबमिट करने के बाद मांगा गया नैक द्वारा वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाए, और ऐसे में जो कुछ उन्होंने अपना शो किया हुआ था डॉक्यूमेंटेशन में वो उसने वहां पे 0 कर दिया या उसको नहीं माना उसने। तो ऐसे में जो ग्रेड उनका जाना चाहिए था, कार्यक्रम होते हुए भी, जियो टैग फोटोग्राफ ना होते हुए भी उनका जो ग्रेड था वो डाउन ग्रेड हुआ है। तो इसलिए मैं इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल कहूंगा कि आप सारे कार्यक्रम कराइए और सभी कार्यक्रम का जियो टैग फोटोग्राफ जरूर खींचिए। सर, आपने 7 क्राइटेरिया बताया। बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको ये 7 क्राइटेरिया जो भी है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो मैं आपसे चाहूंगी इन 7 को डिटेल में आप मेरे माध्यम से ही समझाइए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आप धीरे रखें, लेकिन देखिए मैं आप एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि 7 क्राइटेरियाज जो है अपने आप में 7 क्राइटेरिया बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होगा। तो ऐसे में हम एक बार में एक क्राइटेरिया पे ही डिस्कस कर पाएंगे, और उनके जितने भी क्वेश्चनार हैं, देखिए क्वेश्चनार 2 प्रकार के हैं, एक क्वालिटेटिव है, दूसरा क्वांटिटेटिव है। तो हर क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया 1 to 7 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के क्वेश्चनार हैं, और उस पर किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, राइटअप कैसा होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे, आगे जो जब आप एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम क्राइटेरिया 1 to 7 यानी 7 दिन का समय लगेगा हमको 7 क्राइटेरिया पे बात करने में। निश्चित तौर पे मैं तैयार हूं और मैं प्रिपेयर करके आऊंगा। मैं भी चाहता हूं कि संस्थाएं बेहतर करें, और मैं जो सपोर्ट कर सकता हूं इंस्टीट्यूशंस को वो करने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।